गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम दो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है। एसएनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस 2026 रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक लीवरेज अनुपात किस बैंक का रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा, ये याद रखिए। अब ये लीवरेज अनुपात क्या होता है और ये कहां पे प्रयोग किया जाता है, तो खास करके देखिए बैंकिंग क्षेत्र हो गया, शेयर मार्केट वगैरह जो हो गया, यहां पर लीवरेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मानते हैं कि आपके पास जो है 10,000 रुपया है, 10,000 आपके पास है और आपने क्या किया कि 90,000 रुपया जो है अपने दोस्तों से उधार ले लिया। उधार लेने के बाद इस लीवरेज में क्या होता है कि आपको फायदा भी होता है और घाटा भी होता है। और यहां से लेने के बाद आप बैंकिंग में या शेयर मार्केट में आप लगा दिए। शेयर मार्केट में लगाने के बाद क्या होता है कि वहां पर आपको फायदा भी होता है और घाटा भी होता है, तो वही लीवरेज अनुपात होता है। ठीक है, तो यहां पर देखा गया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की लगातार बैंकें जो है सफलताएं हासिल करती आ रही है। और यहां पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक जो है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है, ये देखा गया कि लीवरेज अनुपात कितना हासिल किया है, तो 11 पॉइंट, याद रखिएगा 16.56% जो है ये लीवरेज अनुपात जो है ये हासिल की है कोटक महिंद्रा बैंक। और वहीं पर अगर जब बात करें HDFC बैंक की बात करते हैं, तो HDFC बैंक जो है ये जो है 11.4% लीवरेज अनुपात प्राप्त की है। ICICI बैंक जो है ये 10.84% जो है लीवरेज अनुपात जो है ये जो है प्राप्त किया है। तो लगातार हमारी भारतीय बैंक जो है ये काम कर रही है। और वहीं पर अगर जो बात करेंगे यूनियन बैंक की बात करेंगे, यूनियन बैंक जो है ये बैंक जो है, यूनियन बैंक जो है ये भी जो है अपने जो लीवरेज अनुपात है उसमें लगातार सुधार करने वाली सबसे पहली बैंक बन गई है और भारत की। और ये महेंद्र कोटक बैंक जो है 100 अरब के संपत्ति के साथ भारत की ये पहली बैंक बन गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है लीवरेज अनुपात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारा। अगला इसमें देखिएगा, चलिए, और ये RBI के द्वारा इसका देख रेख किया जाता है, आपको भी ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इदरिस एल्बा को नाइटहुड सम्मान किसने प्रदान किया है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कि वो किसने प्रदान किया है। ठीक है, ऋषि सुनक, किंग चार्ल्स तृतीय और प्रिंस विलियम्स और टोनी ब्लेयर जो है ये 4 ऑप्शन दिया। अगर जो आपको आंसर मालूम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये नाइटहुड के उपाधि जो है ये जो है प्रिंस के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो वहां के राजा या रानी होते हैं उन्हीं के द्वारा ये नाइटहुड के उपाधि दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो वहां के प्रिंस होते हैं, यानी कि कौन है भाई, किंग चार्ल्स तृतीय जो है वो उपाधि दिए हैं, किसको दिए हैं, तो इदरिस एल्बा को। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इदरिस एल्बा है कौन। यह इदरिस एल्बा जो है एक अभिनेता है, ये भी याद रखना है कि ये अभिनेता है। और इनको जो है हाईजैक, याद रखिएगा, हाईजैक स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईजैक स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाईजैक स्टार को किसको जाना जाता है, तो इदरिस एल्बा को जाना जाता है। ठीक है, अब ये समारोह कहां पर हुआ है, तो याद रखिएगा बिडसल कैसल जो है एक जगह है, कहां पर है भाई, तो ये लंदन में है। यही लंदन में यह समारोह होता है और वहीं पर इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा भाई, तो नाइटहुड के उपाधि। अब इसमें होता क्या है कि वहां के जो किंग होते हैं एक लंबा सा तलवार लेते हैं और ये जो जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो घुटने के बल जो ऐसे झुक जाते हैं और उनके कांधे पर ये तलवार रखा जाता है और उसी पुरस्कार से इनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो नाइटहुड के उपाधि याद रखिएगा। नाइटहुड के उपाधि अगर जो देखा जाए तो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में जो है नाइटहुड के उपाधि की शुरुआत किया जाता है। और ये पहले जो है सेना को दिया जाता है, सेना में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया है कि कला के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, विज्ञान और चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में अब दिए जाने लगा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा। ठीक है,
अब आपके याद मन में आ रहा होगा कि ये नाइटहुड के उपाधि जो है क्या भारतीयों को भी मिला है कि नहीं मिला है। तो याद रखिएगा पहला भारतीय कौन है, तो याद रखना है आपको रविंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को ये सबसे पहले नाइटहुड के उपाधि दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1915 में दिया गया था। आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि को वापस भी कर दिए थे। कब किए थे, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा कौन सा भाई, तो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जो ये घटना होती है उसी वक्त जो है ये क्या करते हैं कि ये वापस कर देते हैं नाइटहुड के उपाधि। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखा जाए इसके अलावा और किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला, तो देखिए सीवी रमन को भी ये पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को ये पुरस्कार मिला है। कब मिला है, तो 1929 में ये पुरस्कार उनको भी मिला है। उसके बाद देखा जाए जगदीश चंद्र बोस को मिला है। जगदीश चंद्र बोस जो है उनको भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जो है सर सैयद अहमद खान को भी यह पुरस्कार मिला है, तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है। लेकिन अब क्या ये अभी भी ये पुरस्कार मिलता है, तो याद रखिएगा पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अब जो है इस पुरस्कार के नाइटहुड की उपाधि नहीं लगाते, ना ही वहां पर सर का नाम सर नेम नहीं लगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब कोई भी विदेशी अगर जो पुरस्कार अगर जो लेना रहता है, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में भी ये उपाधियों के अंश से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 18 में। और अगर जो किसी भी व्यक्ति को विदेश से कोई सम्मान लेना रहता है, तो वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के बगैर अनुमति के नहीं ले सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। 1947 के बाद क्या भारत में ये पुरस्कार किसी और को मिला है कि नहीं मिला है, तो आइए देखते हैं कि मिला कि नहीं। रतन टाटा को बात करेंगे। रतन टाटा जो है इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, रतन टाटा। और साथ ही देखा जाए तो भारतीय सुनील को मिला हुआ है। सुनील मित्तल जो है उनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो रतन टाटा और भारतीय सुनील मित्तल को यह पुरस्कार मिला हुआ। और उसके बाद पंडित रविशंकर जो है उनको भी यह पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन ए देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी जो है कृषि मंत्रालय, और ऑप्शन सी जो है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी जो सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यानी कि पंचायत राज मंत्रालय जो है इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखना है आपको। अब ये देखिएगा 2025 का ये पुरस्कार 2026 में ये प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। टोटल अगर जो देखें हम लोग कितना पुरस्कार मिला हुआ है, तो 42 पुरस्कार दिया गया। लेकिन इस 42 पुरस्कार में से 18 पुरस्कार जो है दक्षिण भारत की बात करेंगे, उनका दबदबा रहा। कितना भाई, तो ये दक्षिण भारत जो है उनका जो पुरस्कार कितना मिला है, तो उन लोगों को 18 पुरस्कार मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है दबदबा। आप गाना सुने होंगे, बिहार यूपी में दबदबा गाना लगातार बजते रहता है, लेकिन दबदबा यहां पर किसका है भाई, तो दबदबा हो गया है दक्षिण भारत के जितने भी राज्य है उन क्षेत्रों में देखा गया है कि ये पंचायती राज पुरस्कार जो है उनको मिला हुआ है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये पुरस्कार आखिर क्यों दिया जाता है। तो जो व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में यानी कि जो मुखिया जी होते हैं, यूपी में प्रधान जी बोला जाता है, तो ये लोग अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। यानी कि जैसे कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, हॉस्पिटल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिजली पानी, ये सभी क्षेत्र में अगर जो कार्य अच्छा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। अगर जब मान रहे हैं कि आप घुसखोरी कर रहे हैं, आप बनाइए नहीं रहे हैं, मुखिया जी पूरा नाला का लेटरिंगे खा जा रहे हैं, तो ये समस्या सबसे बड़ी बात है। ठीक है। तो ये पुरस्कार उनको नहीं मिलेगा। जो ईमानदारी से करेगा, ईमानदारी से कार्य करेगा, जनता के प्रति उतरेगा, उन्हीं को ये पुरस्कार खास करके मिलेगा अपने क्षेत्र में जो कार्य करेंगे। ठीक है। तो ये खास करके मुखिया जी लोग अपना ध्यान रखें कि भाई हमको अच्छा कार्य करना है और पुरस्कार पाना है राष्ट्रपति से, तो अच्छा काम करना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो याद रखिएगा।
तो अब इस 42 पुरस्कार में से देखा जाए कौन कौन पुरस्कार किसको किसको मिला है, तो यूपी बिहार को कितना मिला हुआ है, तो ये नोट करके रखिएगा। दक्षिण भारत में 18 पुरस्कार, याद रखिएगा। तमिलनाडु के अगर जो आपसे पूछ लेता है, तमिलनाडु जो है उसको कितना मिला हुआ है, तो तमिलनाडु के 1 पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। और वहीं पर अगर जब बात करें आंध्र प्रदेश को 5 पुरस्कार मिला हुआ है। केरल की बात करते हैं तो केरल को 4 पुरस्कार, तो 5 4 9 9 1 10 हो गया। वहीं पर तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना इसको 2 पुरस्कार मिला हुआ है। कितना हो गया, तो 2 पुरस्कार तेलंगाना को मिला हुआ है। तो ये सभी टोटल देखा जाए तो इनको 18 पुरस्कार मिल चुका है। तो देखिए तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिएगा इन पुरस्कारों में बिहार से अगर जो आपको पूछ देता है कि बिहार से किसको मिला हुआ है, और वहीं पर अगर जो कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक को कितना मिला हुआ है, तो 6 पुरस्कार। टोटल देखा जाए तो ये 18 पुरस्कार लेके बैठ गए हुए हैं। लेकिन बिहार की बात करेंगे कि बिहार को यह पुरस्कार कितना मिला है और यूपी को कितना पुरस्कार मिला हुआ है, तो बिहार को 1 मिला है और यूपी को भी 1 मिला है। क्योंकि यहाँ के मुखिया जी होते हैं और प्रधान जी होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं, इसीलिए उनको यह पुरस्कार जो है मिला हुआ है। 1 नंबर का मतलब इनको लोग गर्व हो रहा होगा कि बहुत बढ़िया हम काम किए। नहीं, तुम बढ़िया काम नहीं किए हो, तुम 1 नंबर का घटिया काम किए हो, जिसके चलते ये तुमको पुरस्कार मिला है। गर्व की बात है। चलो, लेकिन अब इस पुरस्कार में देखा जाए तो यूपी और बिहार में सबसे बड़ा पंचायत है, यानी कि सबसे ज्यादा यूपी में पंचायतों की संख्या और उसके बाद बिहार में, लेकिन पुरस्कार कितना मिला है, 1 मिला है। और वो भी बिहार में देखा जाए, एक जहानाबाद जो है वहां पे एक पंचायत है, नीतू सिंह जो है, वहां पर उनको ये पुरस्कार मिला हुआ है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 50 लाख रुपए दिया गया है। तो बहुत गर्व की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब ये पुरस्कार से संबंधित है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला जो है, प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर योजना 2026 किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो याद रखिएगा ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब इस मंत्रालय में इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब देश विदेश में जितने भी लोग हैं, यानी कि कहने का मतलब जो शोधकर्ता हैं, जो शोध करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, उनको कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत भारत में बुलाने के प्रयास किया जा रहा है कि आप आइए और भारत में ही इसको शोध करिए, ठीक है। तो इसमें 13 विभागों को चयनित किया गया है। एक बात बताते हैं, 13 विभाग, खास करके कहा गया कि AI जो होता है इस पर शोध किया जाएगा। और जो है हेल्थ के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा जो होता है, साइबर सुरक्षा, जो लोग साइबर सुरक्षा के शिकार हो रहे हैं, अटैक किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी अब शोध किया जाएगा। और वो जो ब्लू प्रिंटिंग जो होता है, ब्लू इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है, एटॉमिक एनर्जी जो है, परमाणु संरक्षण, इस सभी के क्षेत्र में इस पर शोध करने के लिए इस योजना के तहत भारत से बाहर जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको अब बुलाया जा रहा है, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में भी संशोधन के लिए। तो खास करके आप याद रखिएगा किसके द्वारा यह किया जा रहा है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कि हमारा सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रोटियन ईगल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किस नए एमडी सीईओ कौन नियुक्त किया गया। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। राहुल सिंह, अजय राजन, संदीप बख्शी, राजेश गोपीनाथ जो है ये। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अजय राजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो है देखा जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में, यानी कि लोगों के बीच संपर्क, डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे लोगों को एक सुविधाजनक मौका मिले, ठीक है। तो ये जो है उन्हीं का सीईओ जो नियुक्त किए गए। इनको लगभग देखा जाए तो ये 30 वर्ष का अनुभव है। कितना भाई, तो 30 वर्ष को इनको अनुभव है। जैसे कि आप पैन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, या पेंशन योजना हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो भी कार्य करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं, तो वैसे ये सरकारी प्लेटफॉर्म जो है इनके द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इनका कार्य है कि समाज सेवा के लिए, यानी कि समाज के भीतर क्या किया जाए कि ये जितने भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है उसको उपलब्ध कराना इनका कार्य है। और वैश्विक स्तर पर एक पहचान बनाने की बात इनके द्वारा किया जा रहा है। तो वो कौन है भाई, तो अजय राजन जो है उनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा।
पांचवा हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छठा, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, राहुल सिंह को, वरुण भारद्वाज को, और लोखंडे प्रशांत सीताराम और हिमांशु गुप्ता जो है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आंसर लोकेश प्रशांत सीताराम जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है सीबीएसई जो है इसके द्वारा विवाद खड़ा किया गया था, जिसके चलते इनको क्या हुआ कि भाई लोगों के द्वारा विवाद जब खड़ा हुआ तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। किनको देना पड़ा, तो राहुल सिंह के जगह पर कौन है, लोकेश प्रशांत सीताराम जो है ये इनके जगह पर आए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी और एजुकेशन जो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसी में देखा जाए सीबीएसई बोर्ड जो है सेकेंडरी होता है, सॉरी, तो इसका देखा जाए कि ये इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना देखा जाए तो 1929 ईस्वी में होती है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1929 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपसे पूछ दे कहां पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखना है। अब देखिएगा आपसे एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है वर्तमान में भारत के, याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के आगे मुख्य न्यायाधीश माने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, ये आपके सामने चार ऑप्शन है। अगर आपको आंसर याद है तो आप मार सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, यानी कि न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय जो है इनको ये चुना गया है, याद रखिएगा। अब ये न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय जो है कहां से, इसके पहले कहां थी, तो याद रखिएगा सिक्किम में थी। कहां पे भाई थी, तो सिक्किम हाई कोर्ट में इनका कार्य था। ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट में, लेकिन अभी जो है अभी फिलहाल में ये कहां पर आ गई हैं, तो बिहार में आ गई हैं, अब बिहार में है, बन गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगर जो आपसे पूछे कि पटना की बात करेंगे, पटना हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो आप क्या करेगा, 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। आपको डेट के साथ ही कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है। पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो कौन था, चैमनियर थे। ठीक है, जेम्स चैमियर ये थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसमें पटना हाई कोर्ट की बारे में। अगर हम बात करते हैं, अगर जो आपसे पूछ देता है कि हाई कोर्ट भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, तो अनुच्छेद कितना के तहत, तो याद रखिएगा 214 के तहत ये कहा जाता है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, याद रखिएगा हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है 215 में है। ठीक है, वहीं पर अगर जो हम बात करते हैं 216 की बात करें, अनुच्छेद 216 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 216 कहता है कि हाई कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। हाई कोर्ट के गठन, यानी कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करेंगे 217 जो है, 217 क्या कहता है कि इनकी नियुक्ति के बारे में की बात किया जाता है, नियुक्ति के बारे में बात किया जाता है, ये भी आपको नोट करिए। चलिए हाई कोर्ट जो होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है 2,50,000 जो है इनका वेतन होता है, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका कितना होता है 2,25,000 होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2,25,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में। चलिए अगर जो आपसे पूछ देता है कि अगर जो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर जो हनन होता है तो किस आर्टिकल के तहत जाता है, अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत जो जाते हैं कहां पे, तो सुप्रीम कोर्ट जो सॉरी हाई कोर्ट जो क्या करता है, रीट जारी करता है, जिनका मौलिक अधिकार हनन होता है तो उनके लिए तो 226 के तहत आप जा सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर अभी भारत पहला अगर जो पूछा जाए एक जो आजादी के बाद जो है वो कौन बने थे, तो याद रखना है तो लक्ष्मीकांत झा।
ठीक है, ये आपको याद रखना। लक्ष्मीकांत झा जो है पहले पटना हाई कोर्ट के आजादी के बाद जो है मुख्य न्यायाधीश बनी थी। झा जी एगो हमारे दोस्त है झा जी, जब भी झा जी बहुत अच्छा व्यक्ति है, जब भी वो अपने गांव जाते हैं तो हमारे लिए क्या लाते हैं, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा मखाना उखाना जो है झा जी लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हो गई थी, तो रियो अर्थ समिट, पेरिस जलवायु सम्मेलन और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 या क्योटो सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे पहले देखा जाए तो ये मानव पर्यावरण संरक्षण के रूप में ये संगठन किया गया था, लेकिन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद जो है 1973 की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण जो है 1973 से यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके द्वारा ये घोषणा कर दिया गया और हर वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका अगर जो हेडक्वार्टर आपसे पूछ देता है तो कहां पर है, तो नैरोबी में है। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, तो 5 जून के मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आज तक ले ही था। अगर ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।